ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम जवानों। वेलकम बैक to the new lecture of thermodynamics. Now in this very lecture we are going to understand some really important concepts. ठीक है जी। सबसे पहले molar specific heat capacity of an ideal gas, right? क्या है ये समझेंगे इसको डिटेल से। ठीक है जी। और एंड वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन ओनली टू एन आइडियल गैस, क्योंकि हमारे कोर्स में हम आइडियल गैस तक ही जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग, राइट, बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है जी। याद रखिएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय सी। लेक्चर के दौरान आपको खुद बहुत क्लियर हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग बाय कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट, and again we are going to understand the same thing but this time by keeping the pressure constant. ठीक है जी। अच्छा, और फिर Cp, C with the subscript P and C with the subscript V, इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर आ जाता है पेपर में। ठीक है जी, कि प्रूफ दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक है जी। या अक्सर आपको इस तरह कह दिया जाता है कि प्रूफ करें कि किसी भी गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है जी। सो ये प्रूफ भी करेंगे और इसको समझेंगे भी, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक सम सेंस आउट ऑफ इट। ठीक है जी। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट जवानों। ओके, तो जवानों स्टार्ट करते हैं अब बेसिक टॉपिक से। नाउ द टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है जी। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझेंगे, फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझेंगे। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट की वो मिकदार है जो कि आपको देनी पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट को कि जिसका मास लेटर से 1 किलोग्राम है, यूनिट मास, ताकि आप उसका टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सको या बाय 1 केल्विन बढ़ा सको। ठीक है जी। अच्छा, और याद रखिएगा, अगर आप डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस जो स्केल है, अगर आप उसमें बाय 1 यूनिट किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली केल्विन में भी 1 ही बढ़ जाता है। ठीक है जी। केल्विन स्केल में भी बाय 1 केल्विन ही टेम्परेचर ज्यादा होगा या फिर कम होगा, इन सिंपल वर्ड्स चेंज होगा। ठीक है जी। राइट, एज यू पीपल नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 और पॉइंट के बाद जो भी है थोड़ा सा केल्विन, राइट। तो अगर इधर को आप 1 ऐड करते हो तो इधर भी 1 ऐड करना होता है, अगर इधर आप 1 माइनस करते हो तो इधर भी 1 माइनस करना होता है। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों ही आप लिख सकते हो, चेंज करवाना है तो चेंज अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस करवाते हो तो वो डायरेक्टली उसका मतलब यही बनता है कि आपने केल्विन में भी 1 जो है चेंज कर दिया है। ठीक है। अच्छा, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास मींस 1 किलोग्राम, बिकॉज हम ऐसा सिस्टम को लेकर चलेंगे। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय हाउ मच? बाय 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। और लेकिन मैंने यहां पर सब्सटेंस लिखा हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सिर्फ गैसेस के लिए डिफाइंड नहीं है, लिक्विड्स की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो सकती है और सॉलिड्स की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो सकती है। ठीक है जी। राइट। अच्छा, बट इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट? गैस, और वो भी आइडियल। ठीक है जी। सो कंसीडर करें कि this is a gas closed inside a container and let us say imagine करें कि right now जितना गैस मैंने लिया हुआ है उस तमाम का जो मास है वो कितना बनता है? that happens to be 1 किलोग्राम, राइट। ठीक है जी। अच्छा जी, और याद रखिएगा बच्चे, हमारा बेसिक टॉपिक जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, याद रखिएगा। ठीक है जी। राइट, जो कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर आप समझ गए तो फिर मोलर बड़ा सिंपल है, लेकिन मैं दरमियान में दोनों का फर्क वाजे करना चाहता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो। अब मैं इसका टेम्परेचर जो है इस 1 किलोग्राम जो आपके पास गैस जो आपने लिया हुआ है, इसका टेम्परेचर जो है वो मैं बाय 1 केल्विन जो है बढ़ाना चाहता हूं।
या बाय 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ाना चाहता हूं, राइट? या मोर जनरली आई शुड से कि बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन मैं इसका टेम्परेचर चेंज करना चाहता हूं, ठीक है? अच्छा, अब चेंज करने के लिए या तो आप इसको एनटीआर के ऊपर रख दो या एचटीआर के ऊपर रख दो। चलिए जी, मैं एचटीआर के ऊपर इसको रख देता हूं। सो दिस हैपेंस टू बी HTR, right? So the heat is supposed to be flowing into the system like this. This is the flow of the heat. ठीक है जी? अच्छा, अब ये हीट जब फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपके पास इंटरनल एनर्जी में बढ़ावा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेट अस से इमेजिन करो, और चूंकि आइडियल गैस है, सो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। सो लेट अस से इमेजिन करें कि राइट नाउ इस गैस का जो टेम्परेचर है टी इनिशियल, लेट अस से दैट हैपेंस टू बी, मैं खुद से ले लेता हूं कि दैट इज 22 डिग्री सेल्सियस, राइट? खुद से वैल्यूज ले रहा हूं, आई जस्ट हैव टू कन्वे द आइडिया टू यू। और मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है 22.1, 22.2, 22.3 बढ़ता है और फाइनली इसका टेम्परेचर जो है वो चला जाता है यहां पर, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। फाइनली इसका टेम्परेचर जो है वो चला जाता है इनटू 23 डिग्री सेल्सियस, राइट? केल्विन में कितना होगा? अगर मैं केल्विन में देखना चाहूं, सो 22 आप यहां पर ऐड करो, 273 के साथ 22 ऐड करो, सो इट विल बी, आपके पास ये कितना हुआ? ये आपके पास हुआ 5, दिस हैपेंस टू बी 9 एंड दिस इज 2। सो केल्विन स्केल में इट इज 295 केल्विन इनिशियल एंड फाइनली क्या हो जाएगा? 296 केल्विन, राइट? सही है जी? सो अगर आप देख लो, सो अगर डिग्री सेल्सियस में वो बाय 1 ज्यादा हुआ है, 22 से 23 तक गया है, तो केल्विन में भी वो बाय 1 ही ज्यादा हुआ है, 295 से 296 तक गया है। हाँ, अलबत्ता यही जो बात है ये आप फ़ारेनहाइट जो स्केल है उसके लिए नहीं कह सकते, उसका स्केल थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट? अच्छा, एनी हाउ, अच्छा, अब यहां पर जो हीट मैंने सप्लाई की, राइट, द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है जी, सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहां पर मैं एक बात कह सकता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्टफ। लेट अस से अगर ये 1 किलोग्राम का गैस ना होता, राइट, लेट अस से कि 1 किलोग्राम से ज्यादा का गैस है, राइट, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टू डिफाइन है किसके लिए? वो हीट जो कि आपको दरकार है ताकि आप किसी भी गैस का 1 किलोग्राम जो पोर्शन है उसका टेम्परेचर बाय 1 डिग्री और बाय 1 केल्विन राइज कर सको। तो अगर यहां पर 1 किलोग्राम नहीं होता तो जाहिर सी बात है मुझे यूजुअल्स के मुकाबले में ज्यादा हीट देना पड़ता है। लेट से यहां पर 2 किलोग्राम है, राइट? तो इसी तरह टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बाय 1 डिग्री और बाय 1 केल्विन मुझे वो हीट की मिकदार भी दुगनी करनी पड़ती, बिकॉज अब 1 किलोग्राम गैस नहीं 2 किलोग्राम गैस है, राइट? तो सिमिलरली अगर 3 किलोग्राम हुआ तो फिर पर किलोग्राम का टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए मुझे हीट भी यहां पर तिगनी, मतलब 3 टाइम्स देनी होती। सो यहां पर मैं कह सकता हूं कि द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गैस या टू द मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है जी? So one thing, and the other thing that I can easily say that the heat supplied is directly proportional to the change in temperature. That is simple. जितना हीट सप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा उसका टेम्परेचर चेंज कर सकोगे, राइट? जनरलाइज बात करते हैं। अब इन दोनों को जब मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूं, सो मेरे पास जो सिचुएशन आती है वो ऐसे आती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस और मास ऑफ द गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। Now to convert the proportionality into an equality sign, I need to put some constant over here, and that constant over here is C, right? So mass into delta T, where C is what? This is called heat capacity. याद रखिएगा, ये जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो ये हीट कैपेसिटी नहीं है, दिस इज हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये वो हीट है जो कि दरकार है 1 किलोग्राम के मास का टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने का। अभी समझ आ जाएगा आपको, राइट? सो ये आपके पास, लेट अस से यहां पर आपके पास मैं कह देता हूं 10 किलोग्राम का गैस है।
अब ये जो आपने हीट सप्लाई की है, इस हीट ने क्या किया है, चेंज इन टेम्परेचर लेकर आया है बाय 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कितने मास का, वो है 10 किलोग्राम। सो ये जो आपने हीट सप्लाई किया है टोटल, राइट, लेट अस से ये जो टोटल यहां पर मास है, लेट अस से ये 10 किलोग्राम है, राइट। सो यहां पर जो आपने हीट सप्लाई किया है, जिसने इस पूरे के पूरे गैस का टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया है, तो ये हीट ने एक्चुअली 10 किलोग्राम मास के साथ ही किया है, राइट। सो दिस इज नॉट specific heat capacity, because specific heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of a 1 kilogram of a substance, ठीक है जी। so that will be this, जो कि अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, now where C is specific heat capacity, specific heat कैपेसिटी, राइट। अच्छा, और यहां पर मैं सी को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं मजीद, तो सी कैन बी रिटन एज कि द टोटल हीट सप्लाइड, राइट, जिसने टोटल गैस का टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, डिवाइडेड बाय द टोटल मास एंड डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, कि बाय हाउ मच बढ़ाया। फिलहाल तो मैं 1 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूं ना। सो अब अगर यहां पर देख लो, तो गौर से देखें यहां पर, आप अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, ये तो आपने सप्लाई किया, मास आपने कितना लिया, फिलहाल मैंने 10 किलोग्राम लिया है, ठीक है जी, और चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। अब अगर मैं शरायत अप्लाई कर दूं, स्पेसिफिक हीट की शरायत, तो मास कितना होना चाहिए, मास होना चाहिए 1 किलोग्राम। तो आप इधर जरा 1 किलोग्राम पुट करो, राइट, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना आना चाहिए, बाय 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो डेल्टा टी है वो भी कितना हुआ, वो भी 1 हुआ, राइट, ठीक है जी, 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास क्या बचा कि C इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा Q। मतलब ये है कि जो हीट आपने सप्लाई किया है टू एनी अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है जी, वो बराबर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के तब होगा, राइट, जब आप क्या लो, जब आप इस गैस का सिर्फ और सिर्फ 1 किलोग्राम का मास कंसिडर करो, राइट, और उस 1 किलोग्राम के मास का टेम्परेचर बाय हाउ मच चेंज करना आपने करना है, बाय 1 केल्विन आपने करना है। तो तब जो आपने हीट सप्लाई किया होगा वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर होगा, ठीक है जी। सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट, ठीक है जी। और इसका यूनिट कैसे बनेगा जी, तो अगर आप देख लो यहां पर से, इसका यूनिट आप देख सकते हो यहां से, ठीक है जी, दैट हैपेंस टू बी C इज इक्वल टू, राइट, यूनिट, ऐसा यूनिट अगर मैं लिखना चाहूं, सो दैट विल बी इक्वल टू, नाउ दिस इज हीट एनर्जी, सो इज इक्वल टू जॉल डिवाइडेड बाय दैट इज किलोग्राम, ठीक है जी, एंड दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर, तो इसका मतलब है केल्विन अगर मैं लिखना चाहूं, सो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, इस तरह आप लिख सकते हो, ठीक है जी। दिस हैपेंस टू बी द ऐसा यूनिट, राइट। अच्छा जी, अब यहां पर हमारे लिए स्टेज जो है वो बिल्कुल सेट हो गया है, किसके लिए, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने के लिए, और हमारा बेसिक टॉपिक भी यही है। सो देख ले जाए, अब मैं यहां पर एक लफ्ज का इजाफा कर लेता हूं और वो होगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है जी। अब यहां पर डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है, वो कौन सा है, लेट मी राइट दैट विद ब्लू, राइट। पहले शाबाश आप लोग ये लिख लो, शाबाश जवानों, शाबाश जवानों, वीडियो को पॉज करके लिख लो, शाबाश, ओके, आई बिलीव वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। अब मैं आता हूं इसके ऊपर, देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, यहां पर यूनिट मास हुआ करता था ना, लेकिन अब हम मासेस में बात नहीं करेंगे, राइट, अब यहां पर मैं मोल्स में बात करता हूं, बिकॉज जब हम गैसेस के साथ डील करते हैं तो हम ज्यादातर बात करना पसंद करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, राइट। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ नॉट 1 किलोग्राम ऑफ अ गैस, rather
1 mole of a gas, right, by 1 केल्विन और by 1 डिग्री सेल्सियस, तो फिर हम क्या कह देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ पहले एक लफ्ज लगा लेते हैं, दैट इज मोलर। इसका मतलब यह है कि नाउ दिस थिंग डज नॉट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ हीट जो कि दरकार है 1 किलोग्राम के मास का टेम्परेचर बाय 1 केल्विन राइज करने के लिए, अभी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि अब वो मोल्स की बात कर रहा है। ठीक है जी, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो यहां पर क्या होगा देखते जाए, लेट अस से ये एक गैस है, अब ये 10 किलोग्राम था ना, अब आपको पता है किलोग्राम टू मोल्स कन्वर्जन, वो तमाम फार्मूले आप थर्मोकेमिस्ट्री में बड़ी डिटेल से पढ़ते हो। तो यहां पर अब मैं मोल्स में बात करता हूं, लेट अस से मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहता हूं कि यहां पर देयर आर n नंबर ऑफ मोल्स, n मोल्स, राइट। ठीक है जी, n कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1000 लाख, जो आई डोंट केयर, सही है जी। तो इस गैस के अंदर अभी n मोल्स हैं, ठीक है जी, राइट। और मैंने इसके 1 मोल का, याद रखिएगा जो डेफिनेशन है वो 1 मोल के लिए है, सारे मोल्स के लिए नहीं है, ठीक है जी, राइट। सो मैंने इसके 1 मोल का टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, ठीक है जी। तो अगेन उसी तरह चलते हैं कि नाउ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, जितना मैं अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर करूंगा, लेटस से यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, लेटस से कि ये जो एक ब्लू डॉट आपको नजर आ रहा है, ये लेटस से 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ आप इमेजिन कर लो, हालांकि 1 मोल के अंदर देयर आर 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स, राइट। तो आप इमेजिन करो कि ये जो एक डॉट आपको नजर आ रहा है ना, ये एक ब्लू, दिस इज 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स इटसेल्फ, ठीक है जी। तो ये 1 मोल हुआ, ठीक है जी। अब लेटस से गैस के अंदर सिर्फ 1 मोल है, तो यहां पर तो सिर्फ 1 मोल होगा, तो तब जो आप हीट सप्लाई करोगे तो वो डायरेक्टली बराबर हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, राइट, ठीक है जी। लेकिन अगर तो आपके पास गैस के अंदर n नंबर ऑफ मोल्स हैं, राइट, आई डोंट नो, तो जाहिर सी बात है अब जो आप हीट सप्लाई करोगे वो सिर्फ इस एक को तो नहीं मिल रहा ना, राइट। अब तो सिर्फ इस एक को नहीं मिल रहा, तो सारों को मिल रहा है, तो मुझे सिर्फ इस एक के लिए चाहिए, या तो इसके लिए या इसके लिए मुझे सिर्फ एक का चाहिए, 1 मोल के लिए जो हीट चाहिए कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा सकूं, मुझे सिर्फ वो चाहिए। तो अब मैं क्या कहूंगा कि द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। जो चेंजेस आ रहे हैं वो मैं ब्लू से लिखता जा रहा हूं ताकि आपको नजर आए। सो नाउ पहले मास लिखा करते थे, अब नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, राइट, एंड ये आपके पास एज इट इज रहेगा। तो यहां पर m की जगह क्या आ जाएगा, n। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैस के अंदर, जाहिर सी बात है पर मोल का टेम्परेचर या हर 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए आपको नीचे से हीट भी ज्यादा देनी होगी, बिकॉज वो हीट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, राइट। तो अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी को इक्विलिटी में कन्वर्ट करने के लिए अगेन कांस्टेंट, लेकिन अब यहां पर जो कांस्टेंट है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं कहेंगे, बल्कि उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसके साथ में एक स्मॉल सा सबस्क्रिप्ट लिख देता हूं n। n मींस कि दिस इज द हीट विच इज required to raise the temperature of 1 mole, not mass, not kilogram, of 1 mole of a gas by 1 Kelvin, ठीक है जी। ये n सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि आपके पास ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, मतलब मास के लिए नहीं, मोल्स के लिए है, ओके। तो यहां पर आपके पास अगेन ये Cn हो गया एज इट इज, यहां पर m की बजाय n आ जाएगा, यहां पर भी m की बजाय n आ जाएगा, ठीक है जी। एंड अगेन अगर आप देख लो, सो इफ आई टेक नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1 मोल, मतलब 6.022, मतलब 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स, राइट। अगर मैं सिर्फ इतने पार्टिकल्स कंसिडर करूं गैस के, बिकॉज 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, राइट, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। एंड चेंज इन टेम्परेचर, अगर मैं उसका टेम्परेचर बाय हाउ मच बढ़ाना चाहूं, बाय 1 केल्विन,
बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। तो तब जो आप हीट सप्लाई करोगे वो बराबर होगा मोलर स्पेसिफिक हीट के, राइट? दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू। कि याद रखिएगा बच्चे, जवानों, याद रखिएगा कि जब सिर्फ ये कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गौर से सुने, जब ये कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मतलब ये है कि हीट की वो मिकदार जो कि दरकार है 1 किलोग्राम ऑफ गैस का टेम्परेचर बाय 1 डिग्री राइज करने के लिए, राइट? लेकिन जब स्पेसिफिक नहीं कहा जाता, जब सिर्फ ये नहीं कहा जाता, लेकिन एक लफ्ज लगा दिया जाता है, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो तब किलोग्राम से बात हट जाती है, अब मोल्स में बात हो रही है। सो अब ये हीट की वो मिकदार है जो कि दरकार है 1 मोल ऑफ द गैस का टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री राइज करने के लिए, ठीक है जी? सो ये बात इंपॉर्टेंट थी, और यहां पर अब आप यूनिट भी बदल लो। सो हीट सप्लाइड अगेन जूल्स डिवाइडेड बाय केजी की जगह क्या आ जाएगा? मोल, राइट? जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है जी? सो दैट इज अबाउट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, ठीक हुआ जी, राइट? अब समझेंगे आगे दो तरह की गैस के लिए हम दो तरह की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज डिफाइन करते हैं। सो लेट अस डू दैट। ओके ना, सो अब वही चीज है, बस एक थोड़ा सा इजाफा हमने करना है अब। तो गैस के लिए हमारे पास दो तरह की हीट कैपेसिटीज हैं, ठीक है जी? वन इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि वही चीज है ऑफ एन आइडियल गैस, बट नाउ एक शर्त हमने लगा दी है, और वो शर्त यह है कि नाउ बाय कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, हम जब गैस के मोल्स का टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री राइज करने जा रहे हैं, तो शर्त ये है, कंडीशंस हमने ये इंपोज कर दी कि हमने उस गैस को एक्सपैंड होने नहीं देना। एक्सपैंड ना होने देने का मतलब क्या है कि जो पिस्टन मूवेबल हुआ करता था, ये पिस्टन, उसके ऊपर आपने लेटर से कील ठोक दिए हैं, राइट? यू हैव नेल्ड इट, ठीक है जी? और यहां पर आपने क्या किया? यू हैव मेड श्योर कि चेंज इन वॉल्यूम हैपेंस टू बी इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि V हैपेंस टू बी कांस्टेंट, मतलब आपने वॉल्यूम को जो है वो ज्यादा कम नहीं होने देना। दैट इज द शर्त, राइट? और ये शर्त लगाते हुए अब आपने वो हीट देनी है इस गैस को कि इसमें से हर एक मोल का टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए, और हर एक के लिए, एक मोल के लिए जो हीट दरकार होगी, दैट पर्टिकुलर हीट विल बी कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो अगेन ये आपके पास एज इट इज रहेगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, देखिए आई प्लेस दिस ऑन HTR, सप्लाई सम हीट टू इट, लेकिन आई हैव मेड श्योर कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका मतलब है द प्रोसेस इज कौन सा वाला प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है जी, राइट? प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मींस सेम, कोरिक मींस वॉल्यूम, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्लीज रिकॉल दैट लेक्चर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और फिर उसके बाद एक लेक्चर के अंदर हमने आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस किए थे, राइट? आई बिलीव दैट इज लेक्चर नंबर 3 और 4। उसमें हमने ये एस्टैब्लिश किया था कि जो भी आप हीट सप्लाई करोगे वो स्पेसिफिकली जाएगा इन ऑर्डर टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है जी? सो यहां पर अब मैं क्या कहूंगा, ये मैंने पहले से ही वाजे कर दिया है, राइट? अच्छा, अगेन द हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रखोगे तो 1 डिग्री राइज लाने के लिए टेम्परेचर में ज्यादा हीट भी देनी पड़ेगी, ठीक है? अगेन दिस इज द सेम थिंग, ठीक है जी? ये दोनों तो आपके पास उसी तरह रहे, लेकिन अब यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साथ मैं n की बजाय क्या लिखना पसंद करूंगा? मैं n की बजाय यहां पर v लिखना पसंद करूंगा सबस्क्रिप्ट में, ताकि मुझे पता चले कि ये हीट की वो मिकदार है जो कि मैंने सप्लाई की है, ताकि मैं इस पर्टिकुलर गैस के
1 मोल का टेम्परेचर बाय 1 केल्विन राइज कर सकूं, लेकिन अगेन वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैंने वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होने दिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी, राइट। सो ये आपके पास सिचुएशन है, राइट। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जरा आप देख लो, ये जो आपने हीट सप्लाई किया है, दिस वन, राइट, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, right? Now this is the heat supplied, the total heat supplied to the total number of moles, right, is equal to the specific heat multiplied by number of moles multiplied by change in temperature. और क्या ये जो आपने हीट सप्लाई किया है, now according to the first law of thermodynamics, जो भी हीट सप्लाई होगा उसने यहां पर सिर्फ इंटरनल एनर्जी को ही चेंज करना है, यहां पर उसने सिर्फ बेचैनी ही बढ़ानी है, कोई वर्क तो उसने करना नहीं है, बिकॉज वॉल्यूम इज फिक्स्ड, ठीक है जी, राइट। तो जब वॉल्यूम फिक्स्ड है तो मैं कह सकता हूं कि दिस हीट सप्लाइड इज एक्चुअली इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। सो कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, तो I can rewrite this कि it is actually CV and delta T is actually only equal to the change in internal energy। बच्चे याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी वीडियो में आगे जाके यूज होने वाला है लेक्चर में, ठीक है जी, राइट। CV मल्टीप्लाई बाय number of moles into the change in temperature is equal to the change in the internal energy, right, ठीक है जी, because these two heats are equal, right। so ये आपके पास हुआ molar specific heat of a gas at constant volume। now let us understand the same thing but not by keeping its volume constant, rather keeping its pressure constant, ठीक है जी। so अब अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखवाना है तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, इस इक्वेशन को पहले से आप जरा क्या कर लो, इस इक्वेशन को नाम दे दो आप, लेट अस से स्टार, ठीक है जी, यूज होगा अभी, ठीक है जी। अच्छा, सो इस इक्वेशन को आप स्टार नाम दे दो और काइंडली ये नोट कर लें, मैं इसके अंदर अब थोड़े से चेंजेस लाने वाला हूं। शाबाश बच्चे, जवानों, शाबाश, ओके, आई बिलीव नोट कर लिया होगा। ओके, अब आते हैं एक स्मॉल सा चेंज करने के लिए दूसरी की तरफ। नाउ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सेम गैस, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द नंबर ऑफ मोल्स, नीदर एम आई गोइंग टू चेंज द nature of the gas. I have taken the same gas with the same quantity, with the same amount, with the same number of moles, ठीक है जी। The only thing that I'm going to change over here, that now I'm going to impose a condition that the volume can vary but the pressure cannot vary, the pressure is going to be constant। मतलब सिचुएशन जो है वो आइसोकोरिक से तब्दील हो गई है इनटू आइसोबैरिक, राइट। सो अब आप क्या कर सकते हो कि ये नट जो आपने टोक देते वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए, उनको काइंडली यहां से आप हटा दें, ठीक है जी, उसको आप हटा दो और क्या कर दो जी, अलाउ द सिस्टम टू एक्सपैंड, बट आपने एक्सटर्नली प्रेशर को क्या रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। सो अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर रखा है, सो द सिचुएशन इज गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट, राइट। और वो कैसे होगा कि नाउ P इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है जी, एंड द प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू बी आइसोकोरिक, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी आइसोबैरिक, ठीक है जी, राइट। And the heat supplied is not only going to be equal to the change in internal energy. From the first law of thermodynamics, you know that the heat supplied over here is going to change the internal energy plus some mechanical work done, ठीक है जी, because अब ये वॉल्यूम फिक्स नहीं है, अब यहां से जो कोलिजन्स होंगी वो इस
पिस्टन को ऊपर मूव कर सकती हैं। सो अब मैं जो हीट सप्लाई करूंगा तो कुछ ना कुछ यहां पर इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, नंबर 1, और कुछ ना कुछ इस पिस्टन ने क्या होना है, इस तरह ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना है। सो सम यूजफुल मैकेनिकल वर्क डन एज वेल। ठीक है जी, दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर सिचुएशन क्या हो जाएगी कि गैस थोड़ा सा एक्सपैंड भी होगा, राइट? अब हमने एक्सपेंशन की इजाजत दे दी है। सो अगेन यहां पर द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of a substance, मतलब ideal gas, by 1 Kelvin or by 1 degree Celsius, लेकिन not at constant pressure, rather at constant, sorry, not at constant volume, but at constant pressure। ठीक है जी। सो अब आते हैं constant pressure के ऊपर। ठीक हुआ जी, राइट? अच्छा, सो अगेन दिस थिंग सेम, बट अब जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो यहां पर V के सबसेट के बजाय आप क्या कर लो, P लगा दो, राइट? सो दिस विल बी अगेन P एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट व्हाट, नॉट वॉल्यूम रादर देन प्रेशर। ठीक हुआ, राइट? और अब देख लें जरा, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो बराबर है Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ स्पेसिफिक हीट मैं नहीं कह सकता, मोलर स्पेसिफिक हीट कहना लाजिम है। बिकॉज अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक हीट कह दूंगा इसका मतलब है मैं मास की बात कर रहा हूं, तो यहां पर मुझे मास लगाना होगा, राइट? तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेंपरेचर। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन, अच्छा इसको मैंने 1 कहा है, लेट मी से यहां पर मैं इसको 3 कह देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, राइट? और इसको 2 का हुआ था, राइट? इसको मैं कह देता हूं 4, राइट? देख लेता हूं कि नजर आ रहा है या नहीं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। हाँ, ठीक है जी, राइट? इसको मैंने कह दिया है 4। अच्छा जी, अब आपके पास सिचुएशन क्या हो गई है, आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि दिस इज द हीट सप्लाइड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि जो हीट सप्लाई होगा वो कुछ इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और कुछ वर्क डन भी होगा, राइट? दिस थिंग। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जो आपने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, जो आपने हीट सप्लाई किया है वो बराबर है Cp इंटू N इंटू डेल्टा टी। तो अब यहां पर जब मैं 3 और 4 को कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग 3 एंड 4, सो आई गेट व्हाट, Cp, तो ये क्या हो जाएगा, Cp एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू नॉट ओनली द इंटरनल एनर्जी बल्कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस सम यूजफुल मैकेनिकल वर्क डन एज वेल। ठीक है जी, अब यहां पर वर्क डन भी आ गया है, राइट? और चूंकि ये आपके पास अगेन मेन इक्वेशन आ गया है, तो इस इक्वेशन को मैं कह दूंगा इक्वेशन डबल स्टार, राइट? आइसोकोरिक प्रोसेस में सिंगल स्टार का हुआ था और यहां पर मैंने इसको नाम दे दिया है क्या, डबल स्टार। ठीक है जी, ताकि आपको क्लियर हो, लेट मी पॉइंट इट। ठीक है जी, दिस इज अ इक्वेशन डबल स्टार। ठीक है जी, सो काइंडली यहां तक लिख ले। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्रॉ करने जा रहे हैं बिटवीन Cp एंड Cv, जो कि मैं वीडियो के शुरू इंट्रोडक्शन में ही बता चुका हूं, राइट? सो काइंडली राइट इट डाउन और इक्वेशन नंबर स्टार और इक्वेशन नंबर डबल स्टार को नोट रखें। शाबाश बच्चे। ओके, नाउ लेट अस प्रूव दिस थिंग, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर आ जाता है एग्जाम में कि प्रूव दैट स्पेसिफिक हीट फॉर एनी पर्टिकुलर गैस at constant pressure is greater than the specific heat for that particular gas at constant volume। मतलब ये है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप हीट सप्लाई करते हो ताकि आप उसके 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा सको, वो हमेशा ज्यादा होगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सो पहले ये प्रूव करते हैं और फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस मेक सम सेंस आउट ऑफ इट इन द एंड। अच्छा जी, दरमियान में ही शायद हो जाएगा इंशाल्लाह से। सो अब हमने प्रूफ किया था
एक इक्वेशन दैट वाज इक्वेशन नंबर स्टार एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द अदर वाज इक्वेशन नंबर डबल स्टार दैट वाज एट कांस्टेंट प्रेशर। लेट मी राइट दैट डाउन अगेन ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखते जाए, हमने ये कहा कि जब V कांस्टेंट हो, when V is constant, right, so the heat supplied is equal to CV n into delta T. And since V is constant, so the process is isochoric, so the heat supplied is also equal to what? The heat supplied is also equal to the change in the internal energy of the gas. Let us say कि ये मेरे पास दो सिस्टम्स हैं, राइट, और दोनों के अंदर आइडेंटिकल गैस है, बिल्कुल आइडेंटिकल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ठीक है जी, सेम नंबर ऑफ मोल्स, सेम नेचर ऑफ गैस, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या कर देता हूं कि बिफोर पुटिंग बोथ ऑफ देम ऑन HTR, लेट मी स्पेसिफाई समथिंग एंड दैट इज कि यहां पर ये जो है इसका जो पिस्टन है दैट इज फिक्स्ड, फिक्स पिस्टन, जबकि यहां पर जो पिस्टन है दैट इज एक्चुअली मूवेबल पिस्टन। मूवेबल पिस्टन, ठीक है जी, राइट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख देता हूं ताकि मुझे यहां पर HTR प्लेस करने में आसानी हो। सो दिस इज एक्चुअली अ मूवेबल पिस्टन। मतलब ये है कि फिक्स पिस्टन का मतलब ये है कि दिस इज अ सिस्टम कि जिसको मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं बाय कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। मैंने यहां पर वो जो इनिशियली मैंने ड्रॉ किया था, मैंने यहां पर नेल जो है वो फिक्स कर रखे हैं। सो आई हैव मेड श्योर कि इस सिस्टम के अंदर चेंज इन V हैपेंस टू बी इक्वल टू 0, मतलब V इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर चूंकि पिस्टन मूव कर सकता है और ऊपर से एक कांस्टेंट प्रेशर है, राइट, तो यहां पर आई हैव मेड श्योर कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अच्छा जी, सो देखते जाए, फिलहाल मैं ये वाला सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो आई हैव प्लेस्ड बोथ ऑफ देम ऑन द सेम HTR। अगर आप देख लो, मैं दोनों को एक ही HTR पे प्लेस कर रहा हूं। दिस इज HTR, इसका मतलब है दोनों को हीट जो है वो एक ही सोर्स से मिल रहा है ताकि आपका यहां से भी गिला दूर हो जाए, ठीक है। सो अब जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो इसके भी बराबर है, फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूं, अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम की, ठीक है, और वो इंटरनल एनर्जी की चेंज के बराबर है बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो दोनों को हमने कंबाइन किया और हमारे पास एक इक्वेशन आया। वो क्या था? वो ये था कि CV and delta T happens to be equal to delta U. Now this was equation number star, right? Please recall करें। अच्छा, now अब अगर मैं क्या कर लूं कि मैं उस सिस्टम की बात करूं जो कि बिल्कुल यही सिस्टम है, सब कुछ इसी तरह से है, सेम नंबर ऑफ मोल्स एंड सेम नेचर ऑफ गैस, ठीक है जी। अगर ये डायटोमिक गैस है तो वो भी डायटोमिक गैस है और वही वाला है, राइट, ठीक है जी। अगर ये H2 है तो वो भी H2 है, राइट। तो अब आपके पास यहां पर मैं क्या कर देता हूं कि नाउ आई मेक श्योर कि प्रेशर इज कांस्टेंट। सो जब प्रेशर कांस्टेंट है, सो द हीट सप्लाइड इज इक्वल टू Cp n into delta T। और फिर हमने ये कहा था कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, सॉरी, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए द हीट सप्लाइड इज नॉट ओनली गोइंग टू चेंज द इंटरनल एनर्जी बट इट इज गोइंग टू डू सम वर्क अगेंस्ट द सराउंडिंग, राइट। तो हमने फिर इन दोनों को कंपेयर किया, राइट, और जब हम दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आई कि Cp n into delta T is equal to delta U प्लस डेल्टा W, और इसको हमने कहा था इक्वेशन नंबर डबल स्टार, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां पर अगर आप देख लो, ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया है, राइट, क्या मैं यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है वो यहां से यहां पर फीड कर सकता हूं? बिल्कुल पुट कर सकता हूं, ठीक है जी। क्यों यहां पर पुट कर सकता हूं, देखते जाए। वो इसलिए पुट कर सकता हूं बिकॉज मैंने इस गैस का भी टेम्परेचर, मैंने इस गैस का भी टेम्परेचर बाय 1 केल्विन राइज करना है और इस गैस का भी टेम्परेचर बाय 1 केल्विन ही राइज करना है। लेकिन फर्क यह है कि यहां पर जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ जा रहा है इन ऑर्डर टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, मतलब यहां पर टेम्परेचर सिर्फ बढ़ेगा,
यहां पर और कोई दूसरा काम नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो मैं हीट सप्लाई करता हूं वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में नहीं जा रहा, बल्कि प्लस सम वर्क डन में भी जा रहा है। मतलब ये है कि कुछ देर बाद आपको क्या लगेगा कि ये पिस्टन जो है वो यहां पर नहीं रहा, बल्कि वो पिस्टन एक्सपैंड कर गया है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन राइट टू दिस पोजीशन। ठीक है जी, सो द गैस हैज बीन एक्सपैंडेड राइट। मतलब ये है कि अब यही पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे यहां पर राइट। तो कहने का मकसद ये है कि यहां पर थोड़ी सी हीट रिक्वायर्ड है टेम्परेचर बाय 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, बिकॉज हीट जो आप सप्लाई कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है, मतलब टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। लेकिन वहां पर वो सिर्फ टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा बल्कि कुछ वर्क भी कर रहा है। मतलब ये है कि वहां पर ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना चाहता हूं, फ्रॉम बाय 1 केल्विन बढ़ाना चाहता हूं एज कंपेयर टू दिस सिनेरियो। क्यों? बिकॉज यहां पर हीट का और कोई काम ही नहीं है। द ओनली वर्क दैट हीट इज डूइंग, बल्कि वर्क कलर यहां पर नहीं यूज करता, कंफ्यूज ना हो जाओगे। द ओनली थिंग दैट द हीट सप्लाई इज डूइंग इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर राइट। एंड वहां पर वो सिर्फ टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा बल्कि कुछ वर्क भी कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि वहां पर ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी अगर मैं 1 मोल का टेम्परेचर बाय 1 केल्विन बढ़ाना चाहता हूं, और यहां पर थोड़ी सी कम सप्लाई करनी पड़ेगी। और वो कौन सा सिनेरियो है? एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ये है कि Cp इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन Cv। तो दरमियान में हमने थोड़ा सा इसको डिसमेंटल भी कर लिया। सो अब मैं क्या कर सकता हूं कि आई कैन पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, बिकॉज आफ्टर ऑल मैंने टेम्परेचर इसका भी 1 केल्विन से बढ़ाना है और इसका भी 1 केल्विन बढ़ाना है। तो आफ्टर ऑल यहां से यहां तक जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया होगा वो एग्जैक्टली इस चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन यहां पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया है वो थोड़ा सा हीट सप्लाई करने के थ्रू आ गया, लेकिन वहां पर मुझे हीट सप्लाई ज्यादा करनी पड़ी राइट। फॉर एग्जांपल सादा अल्फाज में मैं कह सकता हूं, कैसे मैं कह सकता हूं देखते जाएं। लेट से मैंने जो हीट सप्लाई की वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हुई। लेट से मैंने 10 जूल की इंटरनल एनर्जी 10 जूल का मैंने हीट सप्लाई किया और वो सारा का सारा 10 जूल गया इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। और जब 10 जूल की एनर्जी यहां पर आई तो लेट से टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आया वो आया आपके पास 1 केल्विन। ठीक है जी। अब यहां पर सिचुएशन देखते हैं, यहां पर क्या होता है। अब यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो मैं हीट सप्लाई करता हूं वो बराबर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज के नहीं है बल्कि कुछ वर्क डन भी होगा। तो अब अगर यहां पर मैं 10 जूल की एनर्जी फराहम करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर नहीं जाता बल्कि वो उधर भी जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर लेट से 3 जूल गया है वर्क डन में तो यहां पर इंटरनल एनर्जी में कितना बचा? 7 जूल्स। इसका मतलब यह है कि यहां पर 10 जूल की एनर्जी दरकार है अगर मैं इस गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहता हूं। तो यहां पर भी तो वही गैस है, तो यहां पर भी 10 जूल दरकार होगी अगर मैं यहां पर 1 केल्विन बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन उस 10 जूल में से तो 3 जूल उधर चली गई, तो यहां पर मुझे कितने चाहिए? 10 जूल, ताकि इंटरनल एनर्जी में कितना बढ़ा सकूं? बाय 10 जूल, ताकि टेम्परेचर के अंदर 1 केल्विन का चेंज ला सकूं। तो मुझे मजीद हीट सप्लाई करना पड़ेगा। मजीद हीट मैं लेटर से सप्लाई कर लेता हूं 15 जूल्स की राइट। 5 जूल मैंने मजीद सप्लाई किया। तो अब मैं देखता क्या हूं कि यहां पर 10 जूल हो गया है और वहां पर जो हो गया है वो है लेटर से क्या हो गया है? 5 जूल राइट। अब यहां पर देख लें इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आ गया है वो 10 जूल। इसका मतलब यह है कि अब यहां पर जो चेंज इन टेम्परेचर आया होगा वो आया होगा 1 केल्विन के राइट, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग आइडियल गैस और आइडियल गैस में आपके पास इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो गौर से देख लें उसी गैस का कांस्टेंट प्रेशर पे 1 केल्विन टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए मुझे कितना हीट सप्लाई करना पड़ा? 15 जूल। और वहां पर कितना सप्लाई करना पड़ रहा था? 10 जूल।
तो इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। तो ये यहां पर दरमियान में हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन यहां पर आप देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया है, 10 जूल, वहां पर भी 10 जूल। तो यहां पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया है एट कांस्टेंट प्रेशर, वो मैं यहां से पुट करके यहां पर कर सकता हूं। सो पुटिंग स्टार इन डबल स्टार। तो जवानों अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पुट करेंगे, तो इट विल बी Cp, राइट, n इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू की जगह क्या पुट करेंगे, दिस थिंग Cv n डेल्टा टी, सही जी, और प्लस वर्क डन है ना, तो वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, राइट। थर्मोडायनामिक्स में जो हमने वर्णन किया है डिटेल के साथ, ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ सिंस वी आर वेरी मच फेमिलियर विद आवर आइडियल गैस इक्वेशन, चूंकि हम आइडियल गैस ही कंसीडर कर रहे हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। शाबाश बच्चे, ये आप लोगों को लिख लेना चाहिए, मैं ये मिटा रहा हूं। शाबाश जवानों, शाबाश बच्चे, ये लिख लो। शाबाश बच्चे, वीडियो को पॉज करके ये लिख लो, मुझे ये मिटाना है। शाबाश, ओके। अच्छा, ये मैंने मिटा दिया है, ओके। Now from the ideal gas equation, I know that PV is equal to nRT. And since we are dealing with ideal gas, so अगर मैं यहां पर चेंज अप्लाई करूं, so P into delta V is equal to, तो N के साथ तो मैं डेल्टा लगा नहीं सकता, बिकॉज यहां पर जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहां पर भी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स हैं। R के साथ भी मैं डेल्टा नहीं लगा सकता, R के अंदर भी चेंज नहीं आ रहा, R तो कांस्टेंट है। सो चेंज आया होगा टेम्परेचर के अंदर, तो इट इज nR डेल्टा T, बिकॉज हम टेम्परेचर को ही बढ़ा रहे हैं ना बाय 1 केल्विन, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि Cp n डेल्टा T इज इक्वल टू Cv n डेल्टा T प्लस, राइट, P डेल्टा V की जगह मैं क्या लिख देता हूं, n R डेल्टा T, राइट, ठीक है जी। अच्छा, अब आप ऐसे कर लो कि बोथ हैंड साइड जो है वो डिवाइड कर दो n डेल्टा टी पे। यहां पर मैं लिख देता हूं, राइट, कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय n डेल्टा टी, ठीक है जी, राइट। अच्छा जी, तो अब यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि Cp n डेल्टा टी डिवाइडेड बाय n डेल्टा t is equal to Cv n डेल्टा t divided by n डेल्टा t plus nr डेल्टा t divided by n डेल्टा t, राइट। अच्छा, अब कैंसिलेशन करते हैं। ये वाला स्ट्रेट अवे कैंसिल हो गया इसके साथ, ये वाला स्ट्रेट हो गया कैंसिल इसके साथ। सिमिलरली यहां पर n n के साथ उड़ गया और डेल्टा t के साथ उड़ गया, एंड यू आर लेफ्ट विद दिस थिंग, दैट इज यहां पर Cp रह गया, द लोन सर्वाइवर ओवर हियर ऑन दिस साइड ऑफ द इक्वेशन इज Cp, यहां पर रह गया Cv, राइट, और प्लस यहां पर रह गया R। Now this is the thing that I was looking for, Cp is equal to Cv plus R. Now if you can clearly see कि स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके साथ जब मैं आइडियल गैस कांस्टेंट ऐड करूं, तब मुझे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मिलता है। सो Cp इज ग्रेटर देन Cv, राइट। तो दैट इज द थिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर, राइट, ठीक है जी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो ऐसे भी लिख दिया जाता है, ठीक है जी, राइट। अक्सर आ जाता है प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cv को मैं इधर ले आऊं तो माइनस हो जाता है, ठीक है जी। सो दैट इज द एंड। दरमियान में हमने इसको विजुअलाइज किया, हमने इसको डिसमेंटल किया कि व्हाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, एंड द सिंपल रीजन इज कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट जो है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता, बल्कि उसका कुछ हिस्सा वर्डन में जाता है। तो अगर आपने उस टेम्परेचर को 1 केल्विन तक बढ़ाना है तो आपको मजीद हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इसलिए ज्यादा हो जाता है। या फिर उल्टा भी कह सकते हो कि स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसलिए कम होता है
सीपी के मुकाबले में। क्यों? बिकॉज वहां पर जो आप हीट सप्लाई करते हो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को ही चेंज करता है, वर्क डन तो वहां पर होगा नहीं, बिकॉज आपने वॉल्यूम को फिक्स कर रखा है। और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का क्या मतलब है जवानों? इसका सिंपल सीधा साधा मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ वो टेम्परेचर को चेंज करेगा, राइट। तो टेम्परेचर वहां पर कम हीट सप्लाई करने से 1 केल्विन बढ़ जाएगा, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे थोड़ा ज्यादा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि यहां पर हमने समझा बड़ी डिटेल के साथ। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।